अच्छा, रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया है और स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो स्क्रीन भी शेयर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि PQRST, ठीक है, ये कुछ पर्सन्स है जिन्हें एक ही रो में यहाँ पर बैठाया गया है। ये लेफ्ट साइड होगा हमेशा, ये राइट साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं इस डायग्राम से, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे जो है लीनियर वाला वो सॉल्व कर सकेंगे। लाइक देखो, QRST आर राइट ऑफ P। P के राइट साइड में, ये देखो P के राइट साइड में कौन कौन है, Q है, R है, S है, T है। बट ओनली Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ P। अगर इमीडिएट राइट का बात हो तो Q होगा, मतलब जस्ट P के बाद कौन है, ठीक है। P के राइट साइड में ये चारों जन है, 4 जो पर्सन है वो P के राइट साइड में है, लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में है Q। অর্পিতা স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. रीशेयर किया है, देखो अभी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। फिर से मैंने शेयर किया, देखो स्क्रीन। हाँ, अब दिख रहा है स्क्रीन। Yes, ma'am. तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज है आज, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, अगर किसी वजह से नेटवर्क थोड़ा सा डाउन चल रहा है ना, तो ऐसा हो जाता है। मे बी आज शायद जो नेट यूज करते हो वो थोड़ा सा उसका फ्लक्चुएशन है, इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, देखो यहाँ पर PQRST, यहाँ पर QRST जो है P के राइट साइड में है, बट जो Q है वो इमीडिएट राइट में है। ASRQP लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट साइड में कौन है, ASRQP। बट इमीडिएट जो लेफ्ट में है वो कौन है, वो है T के इमीडिएट लेफ्ट में S है, ठीक है। T के इमीडिएट लेफ्ट में S है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, देखो RST राइट ऑफ Q ओनली। R इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। R S और T ये जो है राइट ऑफ क्यू है। क्यू के राइट साइड में ये 3 है, ठीक है। ओनली आर इज द इमीडिएट राइट। तो इमीडिएट राइट को समझाने के लिए यहाँ पर इतने सारे तरीके से बोले गए हैं चीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर RQP देखते हैं। RQP मतलब RQ और P लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट साइड में है, सही बात है। ओनली R इज इमीडिएट, लेकिन R जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S है, ठीक है। अच्छा,
एस एंड टी आर राइट ऑफ आर, एस एंड टी, एस और टी राइट साइड है, आर के राइट साइड है, बट ओनली एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। ये बार बार इसीलिए बोल रहा है ताकि क्वेश्चन में इमीडिएट राइट और ओनली राइट का फर्क हमें समझ में आए। जब भी इमीडिएट राइट बोलेगा उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जब इमीडिएट राइट नहीं बोलेगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक सेकंड दाঁড়াও একটু। हेलो हेलो অর্পিতা, আমার আওয়াজ আসছে তো? হ্যালো, অনেকক্ষণ পরে আওয়াজ হলো, স্ক্রিনটা আটকে গেছিল। স্ক্রিনটা এবারে, স্ক্রিনটা কি আছে? ঠিক আছে এবারে? ম্যাম হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, কিন্তু এতক্ষণ আটকে ছিল। আচ্ছা, এইটা দেখা যাচ্ছিল তো শুধু? হ্যাঁ ম্যাম শুধু এটাই দেখা যাচ্ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা আমি আমি একটু গেছিলাম, আমি বললাম তুমি হয়তো শুনতে পাওনি। আসলে স্যানন অসুবিধা হচ্ছে, তো আমার হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুস আছে, বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা, জন্য আমি স্যারকে বললাম চোখে। ঠিক আছে তাহলে আমরা করি, আমি ক্লাসটা শেয়ার করে দেবো, ওটাই বলতে গেছিলাম। আচ্ছা, ये देखो, S and T are right of R, but only S is immediate right of R. S and T right of R, R के right side में S और T है, right of R, and only S is immediate right of S is immediate, S immediately right side में है। Q and P are left of R, but only Q is the immediate left of R। Q and P left of R, दिख ही रहा है left of R है, but only Q is immediate left of R, R के immediate left side में है, ठीक है। P is immediate left of Q while T is immediate right of S। P is immediate left of Q, P जो है immediate left of Q है, Q के immediate left में कौन है? P है। कहाँ गया यहाँ पर? Q and P are left of R, but P is immediate left of Q while T is the immediate right of S, ठीक है। When the direction of faces is towards you, then diagram will be as follows। अच्छा, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जितना भी दिया हुआ था इसमें कुछ अलग से नहीं था। यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर यही बताया था राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? जस्ट जो पास में रहता है, ठीक है, इसको हम लोग इमीडिएट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि डायग्राम अगर इस तरह से है कि फेस हमारे तरफ है, अगर फेस हमारे तरफ है, जैसे देखो ये डायरेक्शन क्या है, मतलब ये पी जो बैठे इनका फेस इधर है, इनका फेस इधर है, इनका फेस ऐसे है, ठीक है। मतलब जैसे स्कूल में बैठते हैं ना, हम लोगों के आगे जो बैठते हैं उनका बैक साइड हमें दिखता है। तो मान लो कि ये स्कूल में बेंच है, तो यहाँ पर ऐसे है, फिर इसके बाद और भी बेंच लगा हुआ हो सकता है, यानी ये सेकंड बेंच में जो भी रहेंगे ना, मान लो यहाँ पर है ABCDE, तो इनको इनका बैक साइड दिखेगा, ठीक है, बैक साइड दिखेगा। तो ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोला था व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट क्लियर, किधर फेस है ये नहीं समझा जा रहा है, तो हमेशा हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फेस अगर हमें बता दिया है, जैसे कि देखो यहाँ पर
टूवर्ड्स यू मतलब हम लोगों के तरफ है, जो डायग्राम बना रहे हैं उनके तरफ है, तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब बेंच को मान लो ऐसे लगा लिया हम लोगों ने, इधर कुछ लोग हैं और इधर, ठीक है, तो इस तरह से, तो PQRST तभी इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इससे क्या कंक्लूजन हुआ, लेफ्ट ऑफ पी में कौन कौन है, देखो लेफ्ट ऑफ पी में कौन कौन है, QRST, देखो वही दिखेगा, QRST लेफ्ट ऑफ पी में है। राइट ऑफ टी में कौन है, SRPQ, SRPQ, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है, एक ही चीज बार बार दिया हुआ है, हम लोग इतना इस पे डिस्कस नहीं करेंगे बेकार में कंफ्यूज होने के लिए। हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोग का लीनियर फॉर्मेट वाला होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 बॉयज ABCDE आर सीटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हैं। A is to the right of B and E is to the left of B, but to the right of C. A is to the left of D, who is second from the left end. तो बहुत सारा डिटेल्स बोला है। अब देखो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन ए रो, रो मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन, ठीक है, तो ऐसे लाइन में बैठे हैं। A इज टू द राइट ऑफ B, A जो है वो B के राइट साइड में बैठा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक यहाँ पर क्या होता है, एजम्पशन बेसिस पे हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अब A को बोल दिया है, A जो है राइट ऑफ B है, मतलब B के राइट साइड में A है, बट B कहाँ पर है वो तो हमें नहीं पता ना, पर्टिकुलरली B का पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर लोग बैठे हैं तो हमारे पास बैठने का जगह कितना सारा होगा, 5 लोग हैं तो 5 होगा, ABCDE फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। लेकिन ABCDE किस तरह से बैठे वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि A इज टू द राइट ऑफ B, B के राइट साइड में A है, एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक है। तो ये दोनों चीज को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देखो B के राइट साइड में A है, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ये हमेशा राइट साइड। अब B को कहाँ लिखे वो हमें नहीं पता, हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर रफली लिखते हैं, ये मैंने B लिख दिया अपने मन से, सिंपल B लिख दिया। बी के राइट साइड में ए है, बट इमीडिएट राइट नहीं बोला है, लेकिन कितने जन के बाद है वो भी नहीं बोला है, तो हम लोग इमीडिएट राइट ही एक बार लिख लेते हैं कि ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट साइड इधर है, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हाँ सनन देखो, आवाज आ रहा है मेरा, हेलो। मैम कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है ना, तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज है आज इसीलिए। ठीक है, करो देखो जितना सा समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो A इज टू द राइट ऑफ B, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है E, अब E कहाँ पर है पर्टिकुलरली वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है, नहीं तो एक काम कर सकते हो सैनन, अगर घर पे कुछ और मोबाइल वगैरह है तो उससे भी करके देख सकते हो। अगर ये नेट में प्रॉब्लम हो रहा है, घर पे किसी और का मोबाइल नेट है तो उसको यूज करके देख सकते हो, इसको चेंज करके, इसमें इश्यूज हो रहा है तो उसको चेंज करके देख सकते हो। मैम ट्राई कर चुकी हूँ। तो आज इसका मतलब तुम लोग के वहाँ एरिया में प्रॉब्लम होगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अच्छा, ठीक है, देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है A इज टू द राइट ऑफ B एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, और E जो है B के लेफ्ट साइड में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। रैंडमली लिखा है क्योंकि B का पोजीशन पर्टिकुलरली नहीं पता, ठीक है, लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C। अच्छा, E का कंडीशन देखो, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, C के राइट साइड में E है, और B के लेफ्ट साइड में, B के लेफ्ट में और C के राइट साइड में E है। अब C को कहाँ लिखे नहीं पता, मतलब एकदम C कहाँ लिखना है उसका कोई एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना है कि C जहां भी रहेगा उसके राइट साइड में E होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखेंगे तभी तो C के राइट साइड में E होगा। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट साइड में
डी के लेफ्ट साइड में ए है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार डी लिख देते हैं, क्योंकि डी लिखेंगे यहाँ तभी तो इसके लेफ्ट साइड में ए आएगा, डी के लेफ्ट साइड में ए है। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से अगर देखे तो सेकेंड पोजीशन में कौन है, तो यहाँ जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से तो ई है। अब पहले चेक कर लेते हैं कि ई ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ई तो ऑप्शन में है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम हम लोग का पूरा सही हुआ है कि नहीं। बोले कि 5 बॉयज हैं, तो क्या 5 बॉयज का नाम हम लोग लिख चुके, ए बी सी डी ई इस तरह से था, हाँ 5 बॉयज का नाम हम लोग लिख चुके हैं। ये सब रो में बैठे हैं, तो मैंने रो के लिए ये बना लिया, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बी को रैंडमली लिखा और उसके बाद सारा चीज पुट कर दिया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि सही हुआ कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन में ई तो है, आंसर भी देख लेंगे, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में, तो देखो बी का ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो बी के राइट साइड में कौन है, ए है, ठीक है। A is to the right of B, E is to the left of B, E जो है वो B के लेफ्ट साइड में है, ये तो क्लियर हो गया, B के लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली हो गया लेफ्ट ऑफ B, बट टू द राइट ऑफ C, बट C के राइट साइड में है, C का ये राइट है और C का ये लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट साइड में हो गया। अच्छा आगे देखो, A is to the left of D, A जो है वो D के लेफ्ट साइड में है, A जो है वो D का ये लेफ्ट साइड है, D के लेफ्ट साइड में है। हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, जो कि अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सेकेंड में ई हो रहा है हम लोग के आंसर्स के हिसाब से, ठीक है, हम लोग के डायग्राम के हिसाब से, तो ई मतलब ऑप्शन सी होगा। चलो चेक करते हैं ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है कि नहीं। ड्रॉ तो हम लोग का पूरा सही हुआ है, तो ऑप्शन सी 1 का सी हो गया, ठीक है, 1 का सी हो गया। अच्छा अब ये हम यहाँ से हटा देते हैं और इस ड्रॉ को हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। कंप्लीट इन द सेंस मैंने यहाँ पर वो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए सीट लगाया था, यहाँ सीट में बैठा देते। चलो यहाँ सी को बैठना चाहिए, यहाँ ई, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ डी। ये एक्चुअली क्या हुआ है ना, बहुत सारा चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया तो नहीं दिख रहा है, तो क्लियरली डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी का, सी सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि ई आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड देखो, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, 5 अलग अलग हाउसेस है, ए टू ई इन अ रो, एक ही रो में ए से लेके ई तक 5 हाउसेस अवेलेबल है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए हाउस जो है वो बी के राइट साइड में है, ठीक है। अच्छा एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ बी, बी इज टू द राइट ऑफ डी, विच ऑफ द हाउसेस ए हाउस इज इन मिडिल, तो लगभग इसी के तरह क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए किधर है, बी के राइट साइड में, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर बी लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बी हाउस बना लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा हाउस है, ये बी हाउस है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, अब बी का राइट किधर होगा, ये राइट और इधर लेफ्ट, राइट साइड में कौन सा हाउस है, ए, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो हाउस है ये बी के राइट साइड में, चलो राइट साइड में हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है एंड राइट ऑफ ए, अच्छा ए तो हमारे पास अवेलेबल है, ए का राइट किधर होगा, इधर, ए के राइट साइड में, ए के राइट साइड में एक हाउस है, ठीक है, ए के राइट साइड में एक हाउस है, जिस हाउस का नाम क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, इस हाउस का नाम हो गया ए, सॉरी ई। A is to the right of B and E is to the left of C and right of A, right of A तो कर दिया और left of C होना चाहिए, तो C हाउस अगर इधर होगा तो C के लेफ्ट में E ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर C हाउस यहाँ ड्रॉ होगा तो ऑटोमेटिकली C के लेफ्ट साइड में E का पोजीशन बन जाता है, ठीक है। B is to the right of D, D के राइट साइड में B है, ठीक है, D के राइट साइड में B है, तो D का राइट इधर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक घर बना लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर ये D हो गया, D के राइट साइड में B बन गया, ठीक है, D के राइट साइड में B बन गया। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल, कौन सा हाउस मिडिल में है, तो बोलो इसमें से कौन सा हाउस मिडिल में है, तुम लोग ही बोलो, ये देख के पता चल रहा है कौन सा हाउस मिडिल में है, बोलो। मैम ए।
ए, करेक्ट। तो कौन सा हाउस मिडिल में है? ये वाला हाउस मिडिल में है। पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए है और आंसर भी ए है, ऑप्शन ए, हाउस ए आंसर, ठीक है। अच्छा, तो चेक कर लो 2 का ए है कि नहीं। 2 का ए है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 3। 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north side में face करके बैठे हैं। Here S is between T and Q is to immediate left of R, P is to the immediate left of T, who is in the middle, ठीक है। immediate left बोला है। अच्छा, 5 फ्रेंड्स है और सभी नॉर्थ साइड में फेस करके बैठे हैं। तो हम लोग लास्ट जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट किए हैं वहां पर नॉर्थ मतलब ये हो रहा था, साउथ ये होता है, ईस्ट ऐसे और वेस्ट ऐसे। तो यहाँ भी नॉर्थ मतलब इधर, मतलब सबका फेस इधर है। जो भी बैठे हैं, ठीक है, जो भी बैठे हैं उनका फेस कुछ इधर है, ठीक है। ये मान लो इधर है। मेरे से उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। इनका फेस जो है ये बैक साइड है, ऐसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये बैक साइड है। 5 फ्रेंड मैंने बना दिया, ठीक है। ये सब इधर फेस करके खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, जो भी हो, ठीक है। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। एस जो है वो टी क्यू के मिडिल में है, तो उसके लिए जो भी बोला है ना, हम लोग यहाँ पर छोटा छोटा करके वो अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। अब देखो, मैंने इधर टी लिखा, इधर क्यू लिखा, बट ये भी तो हो सकता है इधर क्यू है इधर टी है, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। हमें नहीं पता कौन सा सही होगा, हम लोग दोनों ऑप्शन से ही ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ये देखो, पहला ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने यहाँ एस लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है यहाँ क्यू है यहाँ टी है, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई डिटेल्स क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आर कहां पर होगा बोलो। आर का लेफ्ट की मतलब क्यू जो है वो अगर आर के लेफ्ट साइड में है, तो देखो इमीडिएट लेफ्ट बोला है, तो यहां अगर आर लिखेंगे तो आर के राइट साइड में क्यू आ गया, तो ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को कहां पर आर लिखना पड़ेगा, इस अरेंजमेंट में यहां लिखना पड़ेगा। अगर यहां आर लिखेंगे तो आर के लेफ्ट साइड में क्यू हो गया। अब इस अरेंजमेंट में अगर देखो तो यहाँ पर आर लिखना चाहिए, तो आर के लेफ्ट साइड में क्यू हो जाएगा। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इमीडिएट लेफ्ट बोला है, ठीक है। अच्छा, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है, T के लेफ्ट साइड में P है। वही तो पढ़ा मैंने, देखो T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में P है, तो T का लेफ्ट राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो T के लेफ्ट साइड में P, और इस अरेंजमेंट में T के लेफ्ट साइड में P यानी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, हु इज इन द मिडिल। मिडिल में कौन है, तो दो तरह का हम लोगों का ड्रॉ बन जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर भी देखो तो एस ही मिडिल में हो रहा है, यहाँ पर भी देखो तो एस ही मिडिल में हो रहा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसे भी क्यों ना हम लोग बनाए, हम लोग के मिडिल में कौन आ रहा है, मिडिल में एस ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है पी टी एस क्यू आर, ये अरेंजमेंट कर लो, या फिर क्यू आर एस पी टी, दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों में ही एस मिडिल में आएगा। तो अगर मिडिल वाला बात पूछा जा रहा है तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, मिडिल का बात पूछा जाएगा तो आंसर हम लोग का एस हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 का ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं आंसर क्या बोला था। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी, क्वेश्चन में क्या बोला था, सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, हियर इज एस बिटवीन टी एंड क्यू। तो एस जो है, दोनों अरेंजमेंट ही देख लो, अगर हम लोग ये ऊपर वाला फॉलो करते हैं, एस जो है वो टी क्यू के मिडिल में है, ठीक है। और नीचे वाला भी फॉलो करो, एस जो है, अच्छा ये वाला नहीं होगा, देखो ये अरेंजमेंट नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये अरेंजमेंट हम लोग ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन क्या था, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, तो एस टी क्यू के मिडिल में होना चाहिए। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट होता है तो एस जो है वो टी क्यू के मिडिल में नहीं होता है। मैंने तो पहले एस को टी क्यू के मिडिल में ही लिखा था, लेकिन बाकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए
क्या हुआ, बाकी जो फ्रेंड लोगों का अरेंजमेंट करने गए हम लोग, तो वहां पर पोजीशन चेंज हो गया। इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। ठीक है, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, क्यू इज टू द मिडिल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, सही हुआ है। अच्छा, उसके बाद P is to the immediate left of T, P is to the immediate left of T के immediate left में कौन है, P है। Who is in the middle, मिडिल में कौन है, S। तो ये वाला अरेंजमेंट हम लोग का इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस अरेंजमेंट को जब हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया बाकी कंडीशन के हिसाब से, तो पहला कंडीशन ही जो है वो नहीं रह रहा है, तो इसीलिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए एस। ठीक है, 3 का ए एस, चलो चेक कर लो 3 का ए एस होगा कि नहीं। हाँ, 3 का ए। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या बोला है, six children A, B, C, D, E, F are sitting in a row. B is between F and D. E is between A and C. अच्छा, तो दो चीज बोला है देखो, B is between F and D, तो B जो है वो F and D के मिडिल में है। अब B जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, B मिडिल में है, अब F D किधर है वो नहीं बोला, फिर से सेम कंडीशन हम लोग का। ठीक है, दो डायग्राम होगा, B is between F and D, तो प्रोबेबली ये भी सिचुएशन हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। E is between A and C, E is between A and C, तो E जो है वो A C के मिडिल में है। ठीक है, ये कंडीशन, अब ये वाला ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, अब कौन सा पेयर कहाँ जुड़ेगा वो देखना पड़ेगा। फिलहाल हम एक एक कंडीशन का मतलब पहला कंडीशन का दो सिचुएशन हो सकता है, दूसरे कंडीशन का भी दो सिचुएशन हो सकता है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। A does not stand next to 8 F और D। ठीक है, स्टैंड नेक्स्ट टू F और D होगा, आई थिंक 8 नहीं होगा, ये 8 गलत है। ठीक है, मिस प्रिंट है। A does not stand next to F और D, F या D के बिल्कुल बाद में A नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A does not stand next to F और D, जस्ट F या D के बाद में A नहीं होगा। तो एक चीज सोचो, अगर ये वाला हम लोग ऑप्शन लेते हैं तो वहां पर सेकंड कंडीशन में हम लोग या तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं या तो ये वाला। अगर हम लोग ए ई सी वाला ऑप्शन लेते हैं तो ये वाला कंडीशन टूट जाएगा, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ए एफ और डी के बाद नहीं बैठ सकता है, तो ये ठीक है। देखो ये एफ भी नहीं है, ये डी भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये कंडीशन लगा देते हैं, ये वाला सी ई ए, यहाँ पर क्या है, एफ बी डी। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा है ए ई सी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ए डज नॉट, अच्छा ये वाला नहीं होगा, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट डी, डी के बाद ही हो रहा है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और डी के बाद यहाँ पर ए नहीं आ रहा है तो ये वाला होगा। ठीक है, सी ई ए, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये ही वाला होगा कि ये, दोनों ही तो देखना पड़ेगा ना, मतलब एक्चुअली हमें 3-4 डायग्राम करके देखना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ रहा है, अगर ये वाला ऑप्शन होता है देन उसमें ये पॉइंट ऐड नहीं हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। अगर ये ऑप्शन होता है, डी बी एफ वाला ऑप्शन होता है, तो ए ई सी क्या ऐड होगा, देखते हैं। बोला है कि ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, एफ या डी किसी के बाद नहीं, तो यहाँ पर एफ के बाद हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब ए ई सी वाला नहीं होगा। यानी जो बोला था ना कि ई मिडिल में है ए और सी के, तो ये यही वाला होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, ये वाला होगा। अब यहाँ पर डी बी एफ में ये वाला लगा के देखते हैं, सी ई ए, क्या ये पॉसिबल होगा, देखते हैं। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, एफ के बाद ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये देखो दोनों ऑप्शन आ गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी के बाद डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी के बाद डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सी और डी दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आगे देखते हैं। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, एफ किन दोनों के मिडिल में है, बी और सी के मिडिल में है। एफ किन दोनों के मिडिल में है, बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बी एंड सी। फिर से ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या बोला था, यहाँ पर हमें बोला था कि 6 चिल्ड्रन है। ठीक है,
बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो बी जो है वो एफ डी के मिडिल में है, तो कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है बी के, वो अगर क्लियरली नहीं बोला है तो उस हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन अराइज होता है कि बी, यहाँ पर बी एफ डी, हेलो, अच्छा देखो यहाँ पर बी एफ डी, ठीक है, यहाँ पर भी बी डी एफ, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, इसलिए मैंने दो ऑप्शन लिख लिया। नेक्स्ट देखो, ई इज बिटवीन ए एंड सी, अब जब बोल रहा है ई इज बिटवीन ए एंड सी, तो उसमें भी दो ऑप्शन हो सकता है, ए सी ऐसे भी हो सकता है, या फिर ए इधर है सी इधर है, ये ऑप्शन हो सकता है। ये मैंने खुद से क्रिएट किया क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। अब एक कंडीशन दे दिया है कि जो भी हो जाए ए एफ या डी के साथ नहीं रहेगा, जो भी हो जाए एफ के बाद ए, या फिर ए के बाद एफ, या फिर डी के बाद एफ, या एफ के बाद डी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ठीक है, ए जो है वो एफ या डी के बाद नहीं बैठेंगे, ठीक है, एफ या डी के साथ नहीं बैठेंगे, नेक्स्ट मतलब जस्ट उसके बगल में, ठीक है, उसके पास नहीं बैठेंगे, तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग पेयर बनाने का कोशिश करें। अगर ऐसा होता है कि बी मिडिल में है एफ और डी के, और उसके बाद अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि ई के इधर ए है इधर सी है, तो क्या ऑप्शन हम लोगों का ये वाला कंडीशन जो है ये फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, एफ बी डी के साथ इसको जोड़ के देखा, ए ई सी, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें डी और ए बगल बगल बैठ रहे, जो नहीं चलेगा, ठीक है, डी और ए बगल बगल बैठे, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये एक्चुअली ए है, यहां से हट गया, एफ ए ए एफ डी ए होगा ये, और ए डी, मैंने गलती से एफ लिख दिया, बोला है ना, देखो ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ठीक है। तो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए ये चारों में से, तो यहाँ पर आ जा रहा है डी और ए आ जा रहा है, तो डी और ए वाला ऑप्शन होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके साथ इसका पेयर बना के देखते, एफ बी डी, एफ बी डी, अब यहाँ पर सीई ए को लगाते, ठीक है, सीई ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, डी डी सी, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा था हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और एफ और डी और ए एक साथ नहीं हो रहे थे, ठीक है, ये सही था। अब उसके बाद कौन सा नया कंडीशन आ गया, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी और डी या फिर डी सी, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली नेक्स्ट मतलब सी के बाद डी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अगर सी के बाद डी वाला कोई ऑप्शन हो रहा है तो वो नहीं, ये देखो ये वाला ऑप्शन हो रहा है, डी सी जो है एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा, तो ये कट हो गया। तो अब हम लोग ये वाला फॉलो करके देखेंगे, पहला ऑप्शन में दो चीज अलाउ किया, ठीक है, अब इसमें दो चीज जोड़ के देखेंगे, डी बी एफ, डी बी एफ, अगर ए ई सी होता है, ए ई सी होता है तो ए और एफ एक साथ हो जाएगा, जो नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। और डीबीएफ में अगर सीई ए होता है, डीबीएफ में सीई ए होता है, तो सारा कंडीशन फुलफिल होता है। क्या कंडीशन फुलफिल होता है? पहला कंडीशन कि बी मिडिल में है, डी एफ उसके पास पास है, ई मिडिल में है, सी ए उसके आसपास है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ए एफ और ए डी कभी एक साथ नहीं हो सकते, तो ए इधर है, एफ यहाँ है, डी यहाँ है, तो एक साथ होने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, ठीक है। और डी सी या सी डी वो एक साथ नहीं होने चाहिए, तो सी आए डी आए एक साथ नहीं होगा, तो सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। और एफ जो है इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये पूछा था, एफ किन दोनों के मिडिल में है, तो बी और सी के मिडिल में है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बी, तो इस तरह से करना पड़ेगा, तो ऑप्शन हो गया बी। तो देख लेते हैं एक बार, 4 का बी हो गया। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, देखो, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है। टू बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मतलब ये सब्जेक्ट का नाम है, दो बुक्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, टू बुक्स ऑन टीक्यूएम, टू बुक्स है टीक्यूएम का, 3 बुक्स ऑन
इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वन बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप। अगर हम लोग टॉप से काउंट करके आते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बुक्स रखा हुआ है, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टीक्यूएम, वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, while the book above the book of economics is book of TQM, which book is the last book from the top। ठीक है, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर बोल दिया। पहले हम लोग ये नोट करते कितने सारे बुक्स हैं और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स है। ठीक है, पहले ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो बुक्स कितने सारे, 8 बुक्स, 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यहाँ पर लिखते हैं 2 बुक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हैं। अच्छा, 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स है टीक्यूएम सब्जेक्ट का। अच्छा, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, 1 बुक इज ऑफ ऑन इकोनॉमिक्स, 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स। तो कितने सारे, 2 2 4 3 7 8, टोटल 8 बुक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप। अगर हमें टॉप से काउंट करना है, इसका मतलब बुक्स जो है कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, पहला बुक, इसके बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। ठीक है, इस तरह से बुक्स जो है ये रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बुक्स जो है रखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो सेकेंड टॉप से काउंट करेंगे तो सेकेंड, ये वाला सेकेंड बुक है। सेकेंड किसके ऊपर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये वाला आईआर का बुक है। सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अच्छा, फिफ्थ सिक्स मतलब जस्ट इसके बाद वाला 1 1 2 3 4 5 6। तो सेकेंड नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर हो गया। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2 बुक्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 टीक्यूएम बुक्स के मिडिल में है, तो ये टीक्यूएम का बुक्स हो जाएगा। ये हो गया टीक्यूएम, ये हो गया टीक्यूएम। 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक जो है 2 टीक्यूएम बुक्स के मिडिल में है, ऐसा बोला है ना। एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं फिर से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला है कि 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन, अच्छा 2 टीक्यूएम बुक्स के मिडिल में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक है। 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक तो यहाँ पर है ना। 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन बुक जो है 2 टीक्यूएम बुक के मिडिल में है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। तो 2 टीक्यूएम बुक्स के मिडिल में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, one book of industrial relation is between 2 books on organizational behavior, one book of industrial relation is between 2 books on organizational behavior। तो वो तो यही वाला हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन दोनों के मिडिल में इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, बचा तो सिर्फ इको का बुक। इसका मतलब ये लास्ट वाला इको का ही होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते, बाकी सारी चीजों को रखने के बाद 8th नंबर जो जगह खाली है वो इको बुक का ही होगा, क्योंकि टोटल तो 80 बुक्स थे। क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप। टॉप से अगर देखें तो लास्ट बुक कौन सा है, इकोनॉमिक्स वाला बुक है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन ए। इको का बुक जो है वो सबसे लास्ट में है। चेक करते हैं सही भाई कि नहीं हम लोग का। 5th नंबर का ऑप्शन ए, 5th का ए। अच्छा चलो 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर पे क्या बोला है देखो, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट साइड में फेस करके खड़े हैं। ठीक है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, बिपिन एंड चवन। अच्छा, यहाँ पर फुल स्टॉप है। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, बिपिन एंड चवन।
पवन जो है वो लेफ्ट ऑफ तवन, बिपिन और चवन है. तवन, बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. इफ बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, देन हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट. ठीक है, तो बहुत सारा चीज बोला है, हम लोग एक एक चीजों को पढ़ते हैं. देखो, सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया. डायरेक्शन ईस्ट के तरफ फेस है, मतलब सभी इस तरह से खड़े हैं. ठीक है, सब इस तरह से खड़े हैं, ऐसा फेस होना चाहिए. कितने जन है वो तो मैंने देखा ही नहीं. 5 बॉयज, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, मतलब इधर फेस है. ठीक है, ये इधर फेस है सबका, इस तरह से ईस्ट साइड में फेस है. अब क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. तवन के लेफ्ट साइड में पवन है. लेफ्ट ऑफ तवन, तवन, बिपिन और चवन. तवन, बिपिन और चवन के लेफ्ट साइड में पवन है. ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब, इसका इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि तवन जहां पर भी है उसके लेफ्ट साइड में पवन है. ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. अच्छा, तवन का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑफ तवन. और बिपिन के भी लेफ्ट, मतलब बिपिन के लेफ्ट में है, ये भी बोल रहा है, और चवन के भी लेफ्ट में है. तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. फिर भी आगे पढ़ के देखते हैं और क्या बोला है. यहाँ पर बोल रहा है कि तवन, बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. नकुल के लेफ्ट में कौन है, तवन, बिपिन और चवन. चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. ये मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है आंसर, इससे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. इफ बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये सबसे बेस्ट है कि लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर वाला जो पर्सन है वो बिपिन है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि बिपिन जो है वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है. तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, मतलब ये कौन है, ये फोर्थ नंबर पे जो है, इनका नाम है बिपिन. ठीक है, इनका नाम मैंने रख दिया बिपिन, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था. तो ये हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड से ये 1 2 3 4th नंबर जो पर्सन है, सॉरी जो बॉय है, वो कौन है, बिपिन है. ठीक है, आगे पढ़ो. चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. चवन जो है तवन और बिपिन के मिडिल में है. ठीक है, तो बिपिन के इधर तो कोई नहीं है, बिपिन और तवन के मिडिल में किसी को होने के लिए इधर ही होना पड़ेगा. बात को समझो, यहाँ पर बोल रहा है चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. क्या बोला है, चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन. तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये एक ऑप्शन हो सकता है. चवन जो है वो तवन और बिपिन के मिडिल में, लेकिन हमें बिपिन का पोजीशन तो पता चल गया, तो बिपिन यहाँ पर फिक्स्ड है. तो बिपिन के मिडिल में अगर होना पड़ेगा तो उस केस में यहाँ पर होना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर होना पड़ेगा चवन को, यहाँ पर चवन को होना पड़ेगा, क्योंकि अगर चवन को यहाँ लिखेंगे तो मिडिल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चवन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चवन लिखने से यहाँ पर हो जाएगा, क्या नाम है, अजीब अजीब सा नाम दिया, तवन. ठीक है, तवन. तो यहाँ पर हो गया चवन इज बिटवीन, चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन, ये भी हो गया. अच्छा, इसके आगे देखते हैं क्या बोला है. बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. बिपिन और चवन, बिपिन और चवन नकुल के लेफ्ट साइड में, मतलब ये बॉय जो है ये नकुल होगा, क्योंकि नकुल का लेफ्ट साइड में ये दो हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा, बाकी सबका नाम तो हो गया, बचा कौन, पवन. पवन को यहाँ लिख देते हैं, यही पवन होगा. और ये देखो फुलफिल भी हो जाता है. पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, बिपिन, चवन. पवन जो है वो तवन, बिपिन और चवन के लेफ्ट साइड में ही तो है. देखो, तवन के लेफ्ट साइड में, चवन के लेफ्ट साइड में, बिपिन के भी लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. अब क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं. क्वेश्चन पूछा था कि if Bipin is fourth from the left, then how far Tavan from right? राइट साइड से तवन कितने नंबर पे है, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे, ये फोर्थ नंबर होता है राइट साइड से. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, मतलब डी, ऑप्शन डी, 4. 6 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी, फोर्थ यानी ऑप्शन डी. अच्छा, अब 7th नंबर करते हैं. देखो 7th नंबर में क्या बोला है, 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर सीटिंग इन ए रोज विथ 3 पर्सन इन ईच रो. अच्छा, तो कैसे है, 3 पर्सन इन ईच रो, यहाँ पर एक ही जगह पे, एक ही रो पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं है, एक एक रो पे
तीन तीन पर्सन है, मतलब 1 2 3 देन 1 2 3, ठीक है। अच्छा, विथ 3 persons in each row, both row are in front of each other, मतलब सभी एक दूसरे के फेस करके बैठे, ठीक है। मतलब नॉर्मली स्कूल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली मान लो जैसे एक चेयर के इधर उधर, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जैसा होता है, दो इधर दो उधर, या तीन इधर तीन उधर, उस तरह से, या सर्कल फॉर्मेट भी होता है, तो उसी तरह से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक दूसरे के तरफ फेस करके, मतलब ये जो पोजीशन होगा ना, डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर 3 लोग और यहाँ पर 3, ये इस तरह से होगा, तभी जो है फेस टू फेस होगा, ठीक है। इनका फेस के साथ इनका फेस जो है वो इंटरेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोथ नाउ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बस इतना ही बोला है। आगे पढ़ते हैं। क्यू इज नॉट एट द एट द एंड ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एंड में क्यू नहीं होंगे। मतलब सिंपल सा बात है, क्यू ना तो क्यू यहाँ पर हो सकता है, ना तो क्यू यहाँ पर होगा, ना क्यू यहाँ होगा, ना तो क्यू यहाँ पर होगा। क्यू ये चारों में से किसी जगह पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि कंडीशन बता दिया है, क्यू किसी एंड में नहीं जा सकेगा, किसी भी रो के एंड में क्यू नहीं होता है। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में P है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद O इज द नेबर ऑफ Q, O और Q नेबर है, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, ये कुछ काम का मुझे लग रहा है, ठीक है। O इज नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, P और Q डायगोनली ऑपोजिट है। N इज द नेबर ऑफ R, हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के सामने कौन है, ठीक है। हमें सारी चीजों को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ रहा है, Q मिडिल में जाएगा, Q या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो Q कहाँ पर जाएगा, इसका हम एक छोटा सा हिंट यहाँ पर लिख के रखते, Q आइदर यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, बाकी किसी जगह में नहीं जा सकता। फिर से हमें एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, P is the second, P is second the left of R, R के लेफ्ट साइड में P है सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। तो Q या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब अगर सपोज जो बोल रहा है कि P is second the left of R, R के लेफ्ट साइड में, R के यहाँ पर सपोज R है, तो R का ये लेफ्ट साइड, तो इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, R का ये लेफ्ट साइड होने से इधर तो नहीं। अच्छा, हाँ देखो, यहाँ पर अगर R इधर बैठा है तो R का फेस जो है ये फेस टू फेस इधर हो रहा है, तो R का कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें रो वाइज, तो ये जो रो है ना, ये पहला जो रो है और ये जो रो है, इस रो का ये लेफ्ट है, ठीक है, इस रो का ये राइट है। लेकिन अगर इधर देखो, इधर जो भी पर्सन बैठे हैं उनके लिए दिस वन राइट साइड और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। अब बोला है कि P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, सपोज अगर हम लोग R को यहाँ देते हैं तो P यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड लेफ्ट, मतलब Q यहाँ पर हो सकता है, P यहाँ पर हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग R को यहाँ देते हैं तो फिर ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P का पोजीशन जो है R के सेकेंड लेफ्ट में ही होना चाहिए, R के सेकेंड लेफ्ट में। अब देखो, अगर हम लोग R को यहाँ देते हैं तो R के सेकेंड लेफ्ट में P यहाँ पर हो जाएगा, तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, डिपेंड करेगा Q कहाँ पर जाएगा। Q अगर यहाँ जाएगा तो R इधर आ जाएगा, और Q अगर इस रो में जाएगा तो R इधर आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कौन सा होगा उसके लिए हमें आगे का कंडीशन और भी देख लेना चाहिए। अच्छा, O इज द नेबर ऑफ Q, O Q का नेबर है, ठीक है, O जो है वो Q का नेबर है। अगर ये वाला हम लोग कर रहे हैं, ये वाला हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पर O को नहीं पुट कर सकेंगे, बात को समझो। अगर हम लोग ये वाला लेते हैं आंसर, तो यहाँ R यहाँ P हो जाएगा। अब बोलो O को कहाँ लिखे, क्योंकि O तो बोल रहा है नेबर है Q का, तो O और Q को एक साथ रखना पड़ेगा। अगर ये नेबर है तो इनको एक साथ रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी लेने से ये R हो जाता है, ये P हो जाता है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चूज करना पड़ेगा कहाँ पर हम लोग Q को लेंगे, ठीक है, कहाँ पर हम लोग Q को लेना चाहते हैं। सपोज अगर हम लोग Q को यहाँ पर लेना चाहते हैं, सपोज अगर हम लोग Q को, मान लो कि Q को हम लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है, Q को हम लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, O इज द नेबर ऑफ Q, O जो है वो Q का नेबर है, तो O को यहाँ लिखना पड़ेगा। O और Q नेबर नहीं होगा, नेबर का मतलब हो जाता है बिल्कुल आसपास होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आसपास होना चाहिए।
तो ये वाला नहीं चलेगा। अच्छा, अगर हम लोग Q को यहाँ ले लेते हैं, देखो Q को अगर यहाँ ले लेते हैं तो O को कहाँ लेंगे फिर? ओ को हमें इन दोनों जगह में से कहीं एक जगह पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों में ही ये वाला चीज फॉलो होना चाहिए। ये देखो दोनों में ही ये वाला चीज फॉलो होना चाहिए। अगर हम लोग क्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है, क्यू यहाँ पर लेंगे तो हमें ओ को या तो यहाँ लेना पड़ेगा या तो यहाँ लेना पड़ेगा। अगर ओ को यहाँ लेंगे तो आर पी ऐसा नहीं आएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आर पी क्यू, सुनो, ये समझ में आ रहा है कि आर पी और क्यू एक साथ नहीं हो सकता है एक ही रो में। क्यों बताओ? क्योंकि R और जो P है वो एक ही साथ है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, मतलब R और P एक ही रो में है। तो O अगर Q का नेबर है तो O और Q अगर एक साथ हो जाएगा एक ही जगह पे तभी तो जाके वो नेबर होंगे। मतलब R P एक ही जगह पे है, सीधा सा बात ये है कि R P एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। इस तरह के पोजीशन में, इस तरह के पोजीशन में R P एक जगह पे होंगे और Q और O जो है एक जगह पे होंगे। तो Q O को अगर एक जगह रखना है तो यहाँ इन दोनों जगह में हम Q नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों जगह पे अगर Q रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, O के साथ नहीं आएगा। तो हमें P और R का कंडीशन भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, R P एक जगह पे होगा और P Q जो है वो एक जगह पे होगा, सॉरी Q O जो है वो एक जगह पे हम लोग करेंगे। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से कोई एक जगह से हम लोग को हटाना पड़ेगा। सपोज अगर हम लोग यहाँ से हटा रहे, सपोज अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये आर ये पी ये वाला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। नाउ अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कि O इज द नेबर ऑफ Q, O और Q नेबर है, तो O को मुझे या तो यहाँ लिखना है या तो यहाँ लिखना है। क्यों? पहला कंडीशन सोचो, Q कहीं पर भी एंड में नहीं बैठ सकता है। सपोज मैंने O को यहाँ लिखा तो Q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये वाला डायग्राम नहीं होगा तो हमें दूसरा करना पड़ेगा। O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, डायगोनली ऑपोजिट टू पी। हाँ देखो मुझे लग रहा है डायग्राम सही सही जा रहा है क्योंकि ऑपोजिट टू पी भी हो रहा है, डायगोनली ऑपोजिट टू पी भी हो रहा है, ठीक है। एन इज द नेबर ऑफ आर, एन जो है वो आर के नेबर है, मतलब एन आर एक साथ रहेंगे। एन इज द नेबर ऑफ आर। अच्छा, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के इन फ्रंट में कौन है, क्यू है, ठीक है। एन के फ्रंट में तो ये एम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का ड्रॉ सही हुआ, ठीक है। ये देखो हम लोग को करने क्या बोला था, हम लोग को बोला था कि 6 पर्सन है जो कि तीन तीन सीटिंग कंडीशन में है, मतलब 2 रो में है। तो कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पर बोल दिया था कि सबसे पहला क्यू किसी एंड में नहीं रहेगा, तो क्यू अगर किसी एंड में नहीं रहेगा तो क्यू मिडिल में रहेगा, लेकिन क्यू जो है उसका नेबर कौन है, क्यू जो है उसका नेबर है ओ। तो क्यू अगर ओ का नेबर है, क्यू और ओ एक ही रो में रहेगा, एक ही रो में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद Q यहाँ पर बोला है डायगोनली ऑपोजिट टू P, डायगोनली ऑपोजिट टू P है कौन, Q, सॉरी O और जो P है वो डायगोनली ऑपोजिट है। तो अगर OP डायगोनली ऑपोजिट में है तो ये एक रो में नहीं रहेंगे, एक रो में नहीं रहने से तभी डायगोनली ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया, देखो OP एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब एक रो में कौन रह सकता है, QO। QO जिस रो में रहेगा उस रो में P नहीं रह सकता है, ठीक है, उस रो में P नहीं रह सकता है। उसके बाद क्या बोला था यहाँ पर, एन इज द नेबर ऑफ आर, एन और आर को एक ही रो में हमें रखना है, एन और आर को एक ही रो में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एन आर एक साथ रहेंगे, ठीक है, क्यू और ओ एक साथ रहेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन, एन आर एक साथ रहेंगे, क्यू और ओ एक साथ रहेंगे। क्यू का पोजीशन तो हमें पता चल रहा है मिडिल ही होगा, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, ठीक है। लेकिन कहाँ लिखेंगे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, वो राइट लेफ्ट वाला कंडीशन उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। क्या ये वाला दूसरे तरीके से हो सकता था, मतलब दूसरा तरीका इन द सेंस अगर हम लोग क्यू को इधर लिखते, क्या ये भी पॉसिबल होता, चेक करके देखते हैं। अगर हम लोग क्यू को यहाँ पर लिखते तो क्या पॉसिबल होता डायग्राम बनना। सपोज मैंने यहाँ पर लिया क्यू को, ठीक है, और अब कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है। पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज आर, यहाँ पर ले लिया पी, तो पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। ये वाला नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि
P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट साइड में, लेकिन R का लेफ्ट तो इधर इधर होना चाहिए, फिर R इधर होगा, ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। R का ये इस डायग्राम में ये राइट और ये लेफ्ट है ना, तो R के लेफ्ट साइड में P आ गया, सेकेंड लेफ्ट ऑफ R हो गया। O इज द नेबर ऑफ Q, O जो है वो Q के नेबर है, O जो है वो Q के नेबर है, एंड डायगोनल ऑफ क्या है P, डायगोनल ऑफ P, तो O का पोजीशन यहाँ नहीं होगा, O का पोजीशन यहाँ होने से इन फ्रंट ऑफ P हो जाता है, तो डायगोनल यानी यहाँ पर देना पड़ेगा, O इज डायगोनल ऑफ P हो गया, ठीक है। एन इज द नेबर ऑफ आर, एन जो है वो आर के नेबर है, तो ये हो गया, यहाँ पर एम हो गया। तो ऐसे भी चलेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के इन फ्रंट कौन है, क्यू है। तो दोनों डायग्राम सही है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, सारे कंडीशन को हमें फुलफिल करवाना है। ये डायग्राम से भी होगा, ये वाले डायग्राम से भी होगा। तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी क्यू, ठीक है, ऑप्शन बी क्यू, मतलब 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ही होगा, तुम लोग खुद करके देखोगे तो और भी आसान लगे, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी इस तरह से नाम होता है ना, तो ये थोड़ा सा बार बार बोलने से क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो, इसीलिए मैंने दोनों तरीके से ही करके दिखा दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे करने से ही होगा, सारे कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। 8th नंबर देखो, 8th नंबर में क्या बोला है, 6 person A, B, C, D, E and F are sitting in 2 row, 3 in each row, ठीक है। एक एक रो में तीन तीन जन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है E is not at the end of any row, E किसी रो के एंड में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये 1 2 3, अच्छा यहाँ पर फेस टू फेस है कि कैसे है, ऐसा अगर नहीं बोला जाता है तो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो हम लोग कैसे मानेंगे, इस तरह से मानेंगे। कैसा है अगर नहीं बोला जाएगा। अब ई जो है वो किसी रो के एंड में नहीं जाएंगे। डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है वो एफ के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। सी इज द नेबर ऑफ ई, इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी। अच्छा, डायगोनली ऑपोजिट बोला है तो इसका मतलब फेस टू फेस ही होगा, इसका मतलब फेस टू फेस ही होगा, फेस टू फेस ही होगा। अच्छा, अब क्या बोला है, बी इज द नेबर ऑफ एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, ठीक है। ये वाला थर्ड नंबर पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन करते हैं। सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी, सी जो है वो डी के ऑपोजिट में डायगोनली है, यही बोला है, सी इज द नेबर ऑफ ई डायगोनली ऑपोजिट टू डी। सी जो है डायगोनली ऑपोजिट टू डी है, सी जो है वो डायगोनली ऑपोजिट टू डी है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कौन सा हम लोग का सही होता है। ई इज नॉट एट एनी रो, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पर रफली बना लेते फिर इसमें ऐड करते हैं। E is not at any end of the row, तो ये मैंने ऐसे करके रफली एक बार बना लिया। E इस जगह पे नहीं होगा, तो E जो है वो मिडिल पे होगा, तो यहाँ पर E हो सकता है या फिर यहाँ पर E हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट साइड में, F के लेफ्ट साइड में, तो F का लेफ्ट साइड अगर इधर देंगे, ये रो के हिसाब से अगर F को पुट करेंगे तो ये F का लेफ्ट साइड होगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा F का राइट साइड, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाला कौन सा साइड हो जाता है, ये वाला हो जाता है राइट, फेस टू फेस है ना, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब सोचो अगर हम लोग एफ को यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बोला है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, लेफ्ट साइड का कोई जगह नहीं बनेगा, तो एफ का पोजीशन ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एफ का पोजीशन ये वाला नहीं होगा, इस वजह से एफ हम लोग यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब अगर एफ को यहाँ पर लिखेंगे तो एफ के लेफ्ट साइड में बोला गया है डी, डी सेकेंड लेफ्ट में है, तो हाँ ये चल सकता है। अगर एफ को यहाँ पर लिखेंगे तो एफ के
लेफ्ट साइड में डी सेकंड लेफ्ट में आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, C इज द नेबर ऑफ E, C और E जो है वो नेबर है। अगर ये कंडीशन बन जाता है तो C को कहाँ लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि C और E तो नेबर है, तो E के आसपास तो दो नेबर बन चुके F और D, इसका मतलब F, D और E एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमें ऑप्शन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ टू रोज, ठीक है, एक रो में कौन सा तीन पेयर मतलब कौन से तीन जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं, ये पूछा है। तो कौन सा आंसर हमारा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एफ ई डी कभी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। एफ ई डी अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो हमें कैंसिल कर देना चाहिए। एफ ई ए है, एफ डी बी है, ए ई एफ है, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगा कि हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर्स को, बट ऐसा कोई आंसर था नहीं हम लोग के पास, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये फुल, तो हम लोग ई को हटा देते हैं, तो एक कंडीशन तो बच गया। अब ई यहाँ पर लिख देते हैं जैसा था। अब बोला है कि सी इज द नेबर ऑफ ई, अब सी सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, सी इज द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी, तो यहाँ पर लिखेंगे तो डी से डायगोनली ऑपोजिट नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं डायगोनली ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, B इज द नेबर ऑफ F, B जो है तो B यहाँ पर हो जाएगा, F के नेबर हो गए, ठीक है। B इज द नेबर ऑफ F, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द इन वन ऑफ द टू रोज, ठीक है। और एक जन बाकी है, किसका नाम नहीं हुआ है, A का, तो ये कुछ कंडीशन बन रहा है, देखते हैं एक रो में कौन हो सकता है, DBF, क्या ये पॉसिबल है, DBF, हाँ ये हो सकता है, DBF एक रो में है, ये हो सकता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। सीईबी, सीईबी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सीईए है। एईएफ, एईएफ ये भी पॉसिबल नहीं है। एफबीसी, एफबीसी ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेम टाइप ही क्वेश्चन था, तो किस तरह से करना है मैंने समझाया, हमें कर करके देखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ यहाँ पर नहीं है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैट में फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो हमें अलग अलग जो है डायग्राम करके देखना पड़ेगा। तो डायग्राम क्या होता है, एक बनता है, फिर उसको हम लोग यहाँ तो हम ऐसे करके रब करते रहे, लेकिन तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको काट के आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। 9th नंबर, तो ये ए है, तो ए सही है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। 8th का ए, हाँ 8 का ए, 9th नंबर का देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन दैट आंसर द क्वेश्चंस that follows. 5 boys A1, A2, A3, A4, A5 are sitting in a stair, मतलब सीढ़ी पे बैठे हैं in the following way, किस तरह से, A5 is above of A1, A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3। तो देखो कैसे होगा, कैसे पोजीशन होगा, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग एक स्टेयर में कैसे हो सकते हैं, इस तरह से। 5 जगह हो गया, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से चेक करो कि क्या क्या पोजीशन है। A5 इज एबव A1, A5 जो है वो A1 के ऊपर है, मतलब A1 जो है वो A5 के नीचे होगा, फिर A4 इज अंडर A2, A2 इज अंडर A1, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A2 और A3 के बिटवीन, A2 और A3 के बीच में A4 है। ठीक है, तो अगर A2 यहाँ है, A3 यहाँ है, तो इनके बीच में A4 है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि इनका पोजीशन कहाँ पर है। अब A2 इज अंडर A1, A2 जो है वो A1 के अंडर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला A2 होना चाहिए, ये A3 होना चाहिए, तभी जो है A2 जो है वो A1 के अंडर आ जाएंगे, है ना, A1 के अंडर आ गए, A2 इज अंडर A1, A4 इज अंडर A2, A4 A2 के अंडर हो गया। अच्छा, A5 इज एबव A1, A1 के आगे A5, मतलब ये वाला होना चाहिए, 5 1 2 3, मतलब 1 2
3 4 5 इस तरह से होगा, ठीक है। तो पहला ये लिख के हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 2 डायग्राम का ही जरूरत होता है, क्योंकि काट के देखना पड़ता है ना कहाँ पर होगा, क्योंकि देखो ये पोजीशन तो नहीं पता चल रहा है ना कि A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1 मतलब ये हो गया A1 ये A2, बट कहाँ पर कौन सा CD में है वो तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे A4 इज अंडर A2, इसका मतलब A4 इज अंडर A2 मतलब यहाँ पर A4 हो जाएगा, अंडर A2 हो गया। अच्छा, A5 इज अबव A1, तो इसके आगे A5 लिख देते हैं। अब लास्ट क्या बोला था, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A2 और A3 के बिटवीन A4 होगा। हाँ, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो A3 A4 A2 A1 A5 ये हो गया। अब आंसर्स क्या क्या पूछा है, हु इज द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, लोएस्ट में कौन है, A3 मतलब बी, ऑप्शन बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चेक करते हैं 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का देखो, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पे मतलब इस पॉइंट पे एक ही क्वेश्चन था। तो देखते हैं 9 का कौन सा ऑप्शन है, 9 का ऑप्शन बी है कि नहीं। 9 का ऑप्शन बी है, 9 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलो 10th नंबर पे जाते हैं। 10th नंबर का देखो, 5 children are sitting in a row, A is sitting next to P but not T, but not T. K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, and T is not sitting next to K. T is not sitting next to K, who is or are adjacent to S. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत है, इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो क्यों रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, तो पी के बाद ही एस है। अब इधर है कि इधर वो हमें नहीं पता, बट नॉट टू टी, ठीक है। बट टी के बाद नहीं एस रह सकते हैं, ठीक है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के जो है वो आर के बाद ही रहेंगे, अब इधर भी रह सकते इधर भी रह सकते। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक पोजीशन तो पता चल गया, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर के आर के बाद ही बैठे हैं। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो आर जो है वो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में आर ही है, इतना पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, आर है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, आर है। कितने लोगों का बात हो रहा था, 5 लोगों का, तो उसमें से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें से आर का पोजीशन क्लियरली पता चल गया। आर कहाँ पर है, आर है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, आर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी और के नेक्स्ट मतलब पास पास नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और हु इज आर एडजेसेंट टू एस, एस के साथ कौन है, ठीक है, एस के जस्ट पास कौन है। यहाँ पर देखते हैं फिर से, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद है, तो यहाँ पर तो नहीं पता चल रहा है एस और पी का पोजीशन क्या होना चाहिए, बट नॉट टी, बट टी के पास नहीं होंगे। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर के नेक्स्ट में कौन है, के है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, के बाद टी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर टी नहीं हो सकता है, यहाँ कंफर्म है, यहाँ टी नहीं होगा, ये पता चल गया। अब देखो क्या बोल रहा है, फिर से नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, तो ये समझ में आ गया, लेकिन यहाँ हमारा पूरा नहीं हुआ, डायग्राम नहीं बना, तो फिर से रीड करना पड़ेगा। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद है, बट नॉट टी, बट टी के बाद नहीं है, तो यहाँ पर तो टी होगा नहीं। अगर यहाँ पर टी नहीं होगा तो टी इन दोनों में से किसी एक जगह पे हो सकता है, या तो टी यहाँ पर होगा या तो टी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा, ये कंफर्म है, टी यहाँ पर नहीं हो सकता है। टी का कंफ्यूजन हमें 2 जगह को लेके है, या तो यहाँ पर टी होगा या तो यहाँ पर टी होगा, ये पता चल गया। एस जो है वो पी के बाद है, बट टी के बाद नहीं है, ठीक है। तो सपोज हम लोग अगर यहाँ पर लिख देते हैं पी फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिख देते हैं एस, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर टी होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा हम फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पर बोला था कि
टी वहां पर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि टी और के वो पास पास नहीं बैठ सकते, तो यहाँ का रास्ता टी के लिए बंद हो गया। टी के लिए ये दो रास्ते ओपन है। एस जो है वो पी के बाद ही बैठा है, बट टी के बाद नहीं बैठेंगे। तो एस जो है वो पी के बाद बैठेंगे बट टी के बाद नहीं बैठेंगे। उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। देखो हम यहाँ पर भी एक ऑप्शन ओपन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। आर के ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, और ये कंफर्म हो गया। अब हम लोगों का ऑप्शन है यहाँ टी हो सकता है, यहाँ टी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर टी को रखते हैं, सपोज अगर अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने दो ड्रॉ किया है तो ऑप्शन हटा के क्लियरली ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने ले लिया यहाँ टी है, एक ऑप्शन मैंने ले लिया यहाँ पर टी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। तो यहाँ अगर टी लिख रहे हैं तो एस को यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, वो तो टी के पास ही आ जाएगा किसी भी तरह से। तो इस केस में टी का पोजीशन यहाँ कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर टी को यहाँ लिखेंगे तो एस किसी हालत में टी के पास ही आ जाएगा, तो हमें टी को एक साइड में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब टी का पोजीशन हमारा यहाँ होना चाहिए। अब पढ़ते हैं। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी। तो कंफर्म हो गया, एस यहाँ पर ही होगा तो टी के पास नहीं होगा। एस अगर यहाँ पर होगा टी के पास नहीं होगा। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। K is sitting next to R. K जो है वो R के बाद बैठा है, वो तो कर ही लिया था। Who is sitting on the extreme left and T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. K के बाद नहीं हो रहा है, K इधर आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक जगह खाली है, उसमें किसको रखना है हमें? S लिख लिया हम लोगों ने, P, P, ठीक है, फुलफिल हो गया। S is sitting next to P, ठीक है, AC is sitting next to P। अब ये हम लोग का आंसर हो रहा है। अब देखते हैं हम लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है। बोल रहा है कि हु इज और आर एडजेसेंट टू एस। एस के एडजेसेंट कौन कौन है? एस के एडजेसेंट है यहाँ पर अगर देखो तो के और पी, ठीक है, के और पी। अब ऑप्शन देखते हैं, के एंड पी का ऑप्शन है, के एंड पी, ए एंड बी। चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में पहले एक रेक्टिफिकेशन था, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये है तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 10th का डी दिया है, हाँ यही प्रॉब्लम था क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन में 10th का डी दिया है ऑप्शन, यानी कि ये वाला पी एंड टी। तो पी एंड टी हम लोग का कैसे आंसर हो सकता है कि इसके एडजेसेंट कौन है? इसके एडजेसेंट तो पी एंड टी हो रहा है। मैंने बोला के पी तो मिडिल में हो रहा है। एडजेसेंट, एडजेसेंट तो इसके एडजेसेंट बोल सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके एडजेसेंट पे पी तो हो रहा है, बट टी का अगर देखो तो ये दोनों साइड से तो नहीं हो रहा है। एडजेसेंट मतलब होता है आसपास, ठीक है। तो आसपास मतलब तो ये दो हो रहा है, के एंड पी, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई किए हैं, मतलब एक्चुअली इंस्टीट्यूट के मैट में ही वो अपडेटेड रहता है, रेक्टिफाई किया हुआ था। तो अगर इस तरह से चलते हैं तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में जाना है कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें सही करके दिखाना है तो उसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा। हम रेक्टिफिकेशन बता के फिर से दिखाते हैं ड्रॉ करके, तब देखो वो आंसर आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन कहाँ कहाँ होगा हम बता देते हैं। ये देखो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। यहाँ पर लिखते हैं इज इंटरप्रिटेड एज, इसको कैसे रीड किया गया है इंस्टीट्यूट के हिसाब से? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी। समझाते हैं यहाँ पर क्या रेक्टिफिकेशन है। देखो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को रखता है, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसे एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, जो यहाँ पर क्वेश्चन था ना, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, इसको इंस्टीट्यूट ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया है अपने हिसाब से? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी,
ठीक है। बट नॉट टी का मतलब हो जाता है कि टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी। क्या मेरे डायग्राम में ये हो गया है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, बट नॉट टी होना चाहिए, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी। T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू P, बट मेरे डायग्राम में देखो T जो है वो P के नेक्स्ट में ही बैठा है। मेरे बोलने का मतलब है कि हम लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया, हम लोगों ने सही इंटरप्रेट किया है, बट क्वेश्चन कुछ कुछ होता है, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बोलता है। जैसे देखो यहाँ पर बोला है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, से हमें क्या पता चलता है, एस के पी के बाद ही एस बैठा है बट नॉट टी, बट नॉट टी मतलब टी के पास नहीं ऐसा। लेकिन नहीं, यहाँ पर बोल रहा है इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ इस तरह से लो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, इसका मतलब है एस जो है वो पी के बाद बैठे हैं, वो ठीक है, बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब पी के बाद टी नहीं होना चाहिए, और हम लोग के इस ड्रॉ के हिसाब से पी के बाद टी हो जाता है। इसी वजह से इस ड्रॉ के हिसाब से आंसर आता है ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन वो सही नहीं है। तो अगर इंटरप्रिटेशन ये लेते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। उस केस में हम लोग का आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो आर और के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर तो एक्सट्रीम लेफ्ट में था, उसके बाद के था, पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर ही अराइज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं किसको, यहाँ पर एस ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं, और यहाँ पर टी ले लेते हैं, बस थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया, हो गया। इससे क्या हो गया, एस और पी आसपास है वो भी फुलफिल हो गया, और पी के पास टी नहीं है वो भी फुलफिल हो गया। एस पी का सिचुएशन को पी एस कर दिया मैंने। ठीक है, इससे हम लोग का इंटरप्रिटेशन जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है उसके हिसाब से फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला था कि एस के एडजेसेंट में कौन कौन है, तो आंसर हो जाएगा पी एंड टी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो मैंने अभी देखा कि इसमें था, क्या बोलते हैं उसे, आंसर शीट में जो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से स्टार दे सकते हो। इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम स्टार्ट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी रहता है कि ऐसा क्वेश्चन आए। तो अगर ऐसा लैंग्वेज आता है, हो सकता है एस पी को हटा दे, ए बी सी डी से दे दे, तो इंटरप्रिटेशन हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन लेना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat above Mr. Gaurav and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh, who live in the topmost of the flat. अच्छा, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, देखो मतलब कुछ इस तरह से। कितने सारे हैं, 5 लोगों का बात हुआ है, तो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कौन कहाँ पर रहता है। ठीक है, मिस्टर मोहन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर अशोकन, तो मिस्टर मोहन का जो है मिस्टर अशोक जो है उनके ऊपर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर लोकेश बिलो मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव ऊपर होना चाहिए। अब ये पूरा कंडीशन होगा कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव के ऊपर, हाँ बन गया, मिस्टर गौरव के ऊपर ही आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, मिस्टर राकेश लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, लोकेश के नीचे है मिस्टर राकेश, हु इज लिविंग टॉप मोस्ट, तो टॉप मोस्ट में मोहन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यही वाला आ रहा है, तो ड्रॉ तो बिल्कुल सही हो गया है, सी ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी होना चाहिए। देखते हैं 11 का ऑप्शन सी, चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, मिस्टर एम, मिस्टर ए, मिस्टर जी, मिस्टर एल, मिस्टर आर। ठीक है, तो टॉप मोस्ट में है मिस्टर एम, तो ऑप्शन हो गया सी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोला है देखो, इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो,
एक रो में 7 मेंबर है, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट टू डी। सी जो है वो बी के लेफ्ट में है बट डी के राइट में, बट इमीडिएट नहीं बोला है। अब इमीडिएट है कि नहीं, जब तक नहीं बोला हम लोग ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सपोज अगर ये बी है तो बी के लेफ्ट साइड में सी है, ठीक है, बी के लेफ्ट साइड में सी है। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट टू डी, बट डी के राइट साइड में सी है, तो डी यहाँ होना चाहिए, डी के राइट साइड में सी हो गया। ये मैंने एक रफली ड्रॉ कर दिया। ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में, तो बी का ये राइट साइड है, ए इज सिटिंग राइट टू बी हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ जो है वो ई के राइट साइड में, अभी ई एफ का पोजीशन तो डिसाइड हुआ नहीं है, बट लेफ्ट टू डी, एफ जो है वो डी के लेफ्ट में है, ये समझ में आ रहा है। एफ जो है डी के लेफ्ट में, मतलब यहाँ पर होगा डी का लेफ्ट, ठीक है। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, अब एफ का पोजीशन पता चल गया, तो ई के राइट साइड में है, तो ई यहाँ पर होगा, तभी तो ई के राइट साइड में एफ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, H इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, H जो है वो E के लेफ्ट साइड में है, तो E का लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा। अब इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बोला है, तो इमीडिएट लेफ्ट होने से यहाँ पर होगा और इमीडिएट लेफ्ट नहीं होने से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पर ही लिखते हैं, इमीडिएट लेफ्ट मैंने नहीं दिखाया, हम ये एक बार ऐसे ही लिखते हैं, देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, H जो है वो E के लेफ्ट साइड में, लेकिन ये डायग्राम जो बना है, ये जो डायग्राम बना है, इसके हिसाब से नहीं हो रहा है ना, इसके हिसाब से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। H जो है वो E के लेफ्ट साइड में है, E के लेफ्ट साइड में, E का लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब H यहाँ पर आएगा, H जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये H को मैंने पहले वाले कंडीशन से हटा दिया। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, अब पूरा चेक करके देखते सही हुआ है कि नहीं। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट साइड में सी है, ठीक है, करेक्ट। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। अच्छा, अब क्या बोला है, बट लेफ्ट टू बी बट नॉट राइट टू डी, बट डी के राइट साइड में सी नहीं होना चाहिए, जो कि हो गया है ना, जो कि हो गया है। डी के राइट साइड में नहीं, ये तो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, वही तो हो गया, गलत हो गया ना इसका मतलब। ये देखो, बट नो ऑन द राइट टू डी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट टू डी, अच्छा राइट में होना चाहिए, ऑन द राइट टू डी। तो पहले सी का देख लेते सही हुआ है कि नहीं, एक बार फिर से। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और डी के राइट साइड में, डी के राइट साइड में, चलो ये ठीक है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में है, तो बी के राइट साइड में ए है, ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अच्छा, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ जो है वो ई के राइट साइड में, ई का ये लेफ्ट साइड हो जा रहा है ना, ई का ये लेफ्ट साइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। तो ई के राइट साइड में अगर एफ को देना है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ई के राइट साइड में अगर देना है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ई इज सिटिंग, एफ इज सिटिंग राइट टू बट लेफ्ट टू डी, और डी के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, डी के लेफ्ट साइड में एफ। चलो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। H is sitting left to E, H is sitting left to E, E के लेफ्ट साइड में H हो गया, ठीक है। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, तो मुझे लगता है ये ड्रॉ हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि मिडिल में कौन है, तो 1 2 3 और ये D है मिडिल में, है ना, तो इसका मतलब मिडिल में D है, ऑप्शन बी। चलो चेक करते हैं कि 12 का ऑप्शन बी है, 12 का ऑप्शन बी है, मिडिल में ही डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर से एक बार बता देते कैसे किया। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट नॉट बट ऑन द राइट टू डी, ठीक है। तो इसका मतलब सी जो है वो बी के लेफ्ट साइड में, तो सपोज अगर हम लोग बी इधर करते, बी के लेफ्ट साइड में सी हो गया, और डी के राइट साइड में सी को होना चाहिए, ठीक है। तो डी के राइट साइड में अगर डी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो डी के राइट साइड में मतलब यहाँ पर करते हैं, डी के राइट साइड में मतलब डी को यहाँ लिखना पड़ेगा। ए इज सिटिंग राइट टू बी, एफ इज सिटिंग राइट टू बट लेफ्ट टू डी। अब ये वाला कंडीशन देखो, एफ जो है वो ई के राइट साइड में है और डी के लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ एफ लिख दिया। अब एफ के आगे पीछे अरेंज कर लेते हैं,
एफ जो है वो ई के राइट साइड में, तो अगर ई यहाँ पर लिखते हैं तो ई के राइट साइड में एफ आ गया, और डी यहाँ पर लिखते हैं तो डी के लेफ्ट साइड में एफ आ गया। मतलब ये वाला कंडीशन ई एफ डी का होना चाहिए, है ना। यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए। अब ये वाला पढ़ो, यहाँ पर क्या दिया, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट साइड में एच को बैठाना है, ई का लेफ्ट ये है तो यहाँ पर एच हो गया, ठीक है, एच ई एफ डी बन गया। अब यहाँ पर था सी बी, ठीक है, तो यहाँ पर सी को अटैच कर दो, यहाँ पर बी को अटैच कर दो, ये पोजीशन यहाँ पर अटैच हो गया, बचा क्या, बचा ए। अब ए के बारे में कुछ बोला था, ए इज सिटिंग राइट टू बी, तो बी के राइट साइड में ए हो गया। बस इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब कोई मिडिल है उसके आसपास है ये बता देता है, तो उस दोनों फ्रेज को पहले हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए, लाइक ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दो अगर हम लोग पार्ट पार्ट ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे आराम से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन का बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब इसी में बहुत सारे सब क्वेश्चंस है। तो ये वाला जो है हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। यहाँ अभी टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने में, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन के लिए रखते हैं। तुम लोग होमवर्क भी करके देख सकते हो। आज के लिए हम लोग 12th तक ही कंप्लीट करते हैं।